हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, और यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी जो यूनिट 1 है वो इस वीडियो में बिल्कुल कवर है। ये 35 पेज की आपकी पीडीएफ है। इसमें हमने आपके एमसीक्यूज़, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में नोट्स भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ही यूनिक और महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरी वीडियो ज़रूर देखें सभी स्टूडेंट्स और इससे अपनी तैयारी करें। यूनिट 1 से आपके जो पेपर में हैं काफ़ी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो अगर अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सभी यूनिट से मैं आज कवर करा दूँ। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट सबसे मैं आपके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, साथ में नोट्स भी लेकर आऊँगी। तो जिनके नोट्स नहीं हैं उनके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे और साथ में एमसीक्यू भी आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लाइक कर, एकदम जैसे ही आप ओपन करते हैं वीडियो तो लाइक तो बनता है, कर दीजिए। और शेयर सभी के लिए कीजिए, जैसे आपके स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के ऐसे और भी हैं एसटीएसयू में, सभी के लिए शेयर कीजिए और केयर कीजिए। और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करते रहिए। अभी मैंने थर्ड ईयर की वीडियो अपलोड की थी तो उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, तो स्टूडेंट्स का मैसेज आया था। तो इतना सारा सिलेबस आपका इको का है, जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। पहली यूनिट में आपका ये है। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कराती जाऊंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लीजिए, चिरपी नोट्स। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं समझाऊंगी आपको, एमसीक्यूज़ भी उनको मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन जो नोट्स हैं उनके आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूंगी। अर्थव्यवस्था की संरचना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है। अब आपका क्वेश्चन बढ़ता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं क्या हैं। बहुत सारी मूल विशेषताएं ली हैं, एक से लेकर इसमें 15-20 तक आपके हेडिंग हैं। इन हेडिंग को सबको याद कर लीजिए। विशेषताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो परंपरागत विशेषताएं, एक नवीन विशेषताएं, ठीक है। एक ट्रेडिशनल जो पहले से चली आ रही हैं, एक न्यू फीचर्स आए हैं इसके भारतीय अर्थव्यवस्था के, वो आपको पढ़ने हैं। तो परंपरागत जो अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में भारत में हुई उनके बारे में है, जैसे कि कृषि प्रधानता है, निर्धनता तथा प्रति व्यक्ति आय है। फिर दूसरा आपका पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद अनुपात, अपर्याप्त आधारिक संरचना, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बेरोजगारी और वृद्धि बेरोजगारी, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आर्थिक असमानता, मानसून पर निर्भरता। फिर यहाँ पर मानव विकास का नीचा स्तर, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से प्रभावित, संपन्नता में दरिद्रता। अब आते हैं नवीन विशेषताएं क्या है। अभी आपकी परंपरागत थी, ट्रेडिशनल थी, अब न्यू विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना काल प्रतिशत के रूप में जो प्रथम योजना थी उसमें इतना हुआ। तो हमारे देश में 12 योजनाएं लागू हो चुकी हैं, इसमें सिर्फ 12 योजना तक है। आगे भी आपकी योजनाएं आ चुकी हैं तो उनके बारे में आप अलग से देख लेंगे। प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बचत व विनियोग दरों में वृद्धि, 3 क्षेत्रों का सापेक्ष महत्व और कृषि क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, निर्धनता दूर करने के विशिष्ट कार्यक्रम, यातायात एवं संचार, आधुनिकीकरण, सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास, ठीक है। तो ये सारे विदेशी निवेश में वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि, सामाजिक परिवर्तन। अब आ गए हैं हम निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष में आप पढ़ लीजिए कि जो हमारी ट्रेडिशनल विशेषताएं और जो हमारी न्यू विशेषताएं हैं उन सबको मिलाकर इसका क्या निचोड़ निकलता है, और प्रश्न आपका 100% में से 99% आपका ये बनेगा। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं। ये सारी एक साथ ले ली गई हैं, परंपरागत भी और नवीन विशेषताएं क्या होती हैं। मूल विशेषताएं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये इकट्ठे यहाँ पर हेडिंग ले लिए हैं। 14 हेडिंग इसके हैं, 14 हेडिंग इसके हैं। आप इसमें हेडिंग बनाकर इसका आंसर खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं प्राकृतिक साधन क्या होते हैं। प्राकृतिक साधनों का यहाँ पर अर्थ दिया गया है, महत्व दिया गया है, क्योंकि इस प्राकृतिक साधनों में आपका सिलेबस में प्राकृतिक साधन है तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना है।
प्राकृतिक साधनों का वर्गीकरण क्या है, भूमि व मिट्टी है। ये भी आपका 99 टॉपिक ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। यहाँ पर भूमि व मिट्टी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत में भूमि का उपयोग, जल संसाधन का कृषि के लिए महत्व है, शक्ति के लिए महत्व है, कुटीर व लघु उद्योगों का विकास, हरित क्रांति की सफलता, आंतरिक जल परिवहन का विकास। भारत में जो उपलब्ध जल संसाधन हैं कौन कौन से हैं उसके देख लीजिए किस तरह के यहाँ पर हैं। तो भूगर्भ जल संसाधन है, सतही जल संसाधन है, जलाशय भंडार स्थिति है। अब यहाँ पर है कि जल संसाधनों के विकास हेतु संस्थानों का गठन कौन कौन से हैं। केंद्रीय जल आयोग है, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है, राष्ट्रीय जल बोर्ड है, राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय भूमि जल अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है, विश्व जल परिषद है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बन सकता है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट को इसमें देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय जल नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये आपकी 7 से 8 से 1 से लेकर 8 तक की विशेषताएं हैं। तो जल का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। आपका वन संसाधन शुरू हो चुका है। वन संसाधन में देख लीजिए वनों के लाभ, बहुत इजी है ये वाला टॉपिक, इसको आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ, कुछ लाभ हमें जो वन से अप्रत्यक्ष मिलते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष मिलते हैं लाभ, जिसको हम देख नहीं पाते लेकिन हमें उनसे लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में वन भूमि का इसे बताना है, असमान वितरण, अन्य देशों से तुलना। अब आते हैं भारत में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देख लीजिए सरकारी आधार पर और प्रकृति के आधार पर। सरकारी के आधार पर आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और अवर्गीकृत हैं। प्रकृति के आधार पर जो है सदाबहार वन है, मानसूनी, मरुस्थलीय, पर्वतीय, नदी के तट के और डेल्टाई वन। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इको में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। भारतीय वनों की क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से आपका प्रश्न बन जाए। ठीक है, अब राष्ट्रीय वन नीति, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय वन नीति के बारे में क्वेश्चन यहाँ से भी आपका निकल सकता है। योजनाओं में वनों की प्रगति, इसको छोड़ दीजिए। विकास के लिए सुझाव, ये ज़रूर देख लीजिए। विकास के लिए सुझाव, वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सुझाव। पहला है वनों के क्षेत्र के विस्तार हेतु सुझाव, वनों के संरक्षण हेतु सुझाव। अन्य सुझावों में भी आप हेडिंग बना सकते हो, जैसे देश में कृषि, वन तथा उद्योग विभागों में समन्वय किया जाए, तो इसमें क्या डाल सकते हो कि सभी विभागों में समन्वय किया जाए, अनुसंधान सुविधाओं का विस्तार किया जाए, अनिवार्य कार्यक्रम रूप लागू किए जाएं। तो इस तरह से आप हेडिंग यहाँ पर भी बना सकते हो। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। परीक्षा प्रश्न आपके दृढ़ में बन सकता है। जल संसाधनों से आप क्या समझते हैं। भारत में जल संसाधन के वितरण स्वरूप है, संभावना के बारे में बताइए। भारत में वन संपत्ति की मुख्य विशेषता क्या है। वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। फिर इसमें भारत में प्राकृतिक साधन विशाल हैं, ये आप छोड़ दीजिए, ये आप कर सकते हो। वे भारत में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर प्रकाश डालते हुए भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न, ये और ये तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बन सकते हैं एग्जाम में। अब आते हैं छोटे प्रश्नों पर आपके, जो आपके 8 नंबर के आ रहे हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का महत्व, भूमि की उपयोगिता, मिट्टी कितने प्रकार की, वेरी इंपॉर्टेंट। जल संसाधन उपलब्ध बताइए, भी वेरी इंपॉर्टेंट। वनों का आर्थिक महत्व क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। वनों के विकास के लिए अपने सुझाव दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। MCQs यहाँ देख सकते हैं आप, नीचे इसके आंसर सबके एक साथ हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और टॉपिक पर आपके। फिर आपका टॉपिक है नदियों से संबंधित, यहाँ आप देख सकते हो, ये मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ। प्रश्न यहाँ पर इसके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था संरचना क्या है, ये आपके प्रश्न टॉपिक देख सकते हैं। फिर यहाँ पर है भारत की जनसांख्यिकीय विशेषताएं, भारत की जनसंख्या। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं धीरे धीरे। भारत की जनसांख्यिकीय संख्या विशेषताएं, भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं, परिमाणात्मक पहलू, गुणात्मक पहलू। देख लीजिए परिमाणात्मक पहलू कौन कौन से हैं और गुणात्मक, पहले जनसंख्या का आकार वृद्धि। फिर दूसरा है इसमें आपका हेडिंग देख लेते हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, पूरा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। भारत में जनसंख्या का संक्रमण काल, ये जरूर पढ़ लीजिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ, जनसंख्या की संरचना। ठीक है, इस प्रकार से सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने लिए हैं। यहाँ पर बहुत जगह से आपके लिए हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तब एक वीडियो लेकर आते हैं, तो लाइक तो करते रहिए। अगर आपको
वीडियो जो है बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की जाती हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि व जनसंख्या विस्फोट जानते की समस्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 99 यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकल कर आएगा। भारत में ऊंची जन्म दर के क्या कारण हैं? एक तो सामाजिक व धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, अन्य कारण है। इन सब को यहीं से पढ़ लीजिए और इनको याद कर लीजिए, फिर अपने अनुसार आप इसको में लिख सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वैसे स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर आपको यहीं से पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, अब यहाँ पर है कि जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अथवा जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव है। ठीक है, क्या परिणाम निकल रहे हैं जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ रही है। दूसरा, जनसंख्या और पूंजी निर्माण, भूमि पर बढ़ता दबाव, जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य पर बढ़ता व्यवहार, जनसंख्या और जीवन स्तर, भुगतान संतुलन की समस्या, कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या, जनसंख्या और बेरोजगारी। अब आते हैं प्रश्नों पर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर यहाँ पर इस प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं, ये वाला ले लीजिए। भारत में जनसंख्या की समस्या का विश्लेषण कीजिए, इसके समाधान हेतु उचित उपाय बताइए। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आपका आते हैं शॉर्ट पर, यहाँ देख लीजिए। भारत में जनसंख्या आकार पर टिप्पणी लिखिए। भारत में ऊंची जन्म दर के सामाजिक कारण कौन से हैं। ठीक है, भारत में नगरीय व शहरी जनसंख्या के बारे में बताइए। कारण तो सामाजिक कारण, ये तीनों कारण आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आर्थिक विकास से संबंध जनसंख्या में। ठीक है, आगे ये प्रश्न आपके MCQ हैं, इस पर आप देख सकते हो। इनके आंसर यहाँ पर नीचे हैं, चेक कर लीजिएगा। अब भारत में जनसंख्या के लिए कौन सी नीति बनाई जा रही है, कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर है। यहाँ पर अर्थ है, भारत में नीति या परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसका अर्थ यहाँ पर है। फिर यहाँ पर पंचवर्षीय योजना, परिवार नियोजन कार्यक्रम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी, पाँचवीं, फिर यहाँ पर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में आपके ज़रूर बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। ये आप टॉपिक पढ़ना चाहे पढ़ लें। जो टॉपिक यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। भारत की जनसंख्या नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जनसंख्या नीति क्या है? भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति का विश्लेषण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या नीति की आवश्यकता लिखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आपका लॉन्ग में भी बन सकता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वाला। आगे आपके MCQs हैं, इनको आप चेक कर सकते हो, आंसर इनके नीचे हैं। तो वीडियो पसंद आई है? पसंद क्या, आपके लिए सारी चीज़ें आज की वीडियो में थी, आपके नोट्स भी थे। फर्स्ट मिनट से आपके MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी आपको मिले हैं। तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, और क्वेरी ऐसे ही सेंड करते रहिए कमेंट बॉक्स में।